हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम लोग जो लेबर सीरीज अपनी चला रहे हैं उसका ये सेकंड टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जो लेबर लॉ का जो एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो एक्ट है वो पढ़ेंगे। ये एक्ट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में मर्ज कर दिया गया है। उसमें जो तीन एक्ट है उनमें से एक ये एक्ट है, मर्ज कर दिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो भी आपके ईपीएफओ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उन्हें हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं बैकग्राउंड होता क्या है, ये लॉ बना क्यों। कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था वर्कर या एम्प्लॉयर के बीच में, उसे रिजॉल्व करने के लिए, जहां वर्कर जो है अपनी परेशानी, अपनी जो समस्या लेके जा सके, उसे सॉल्व कर सके, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, इससे पहले ये एक एक्ट आता था 1942 में। ठीक है, ये रूल 81 ये वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था। ठीक है, वर्क ताकि वर्करों के बीच में पीस बनी रहे, 81A। ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एक्ट, ये जो है वर्कर वर्ल्ड वॉर टू सेकंड के टाइम बना था। तो क्योंकि वर्कर्स में काफी अनरेस्ट हो गया था उस टाइम, तो इसलिए ये रूल बनाया था। और इसने रिप्लेस किया था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929। इससे पहले एक और एक्ट आया था 1929 ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, इसे रिप्लेस किया था रूल 81A ने। उसके बाद 1947 में फिर आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आ गया 1947 का। और फिर अभी 2020 में इसे मर्ज कर दिया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के साथ। देखिए, इसमें बहुत से प्रोविजन वही हैं और मेन सिमिलर प्रोविजंस हैं, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे क्या चेंजेस किए गए और क्या पुराने प्रोविजन है। जो जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो हम लोग पढ़ लेंगे। पहली बात, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर वर्कमैन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग डिसमिसल, डिस्चार्ज या रिट्रेंचमेंट। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट जो वर्कमैन के बीच में हो, एम्प्लॉयमेंट से लेकर, नॉन एम्प्लॉयमेंट से लेकर, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट से लेकर, उसके डिसमिसल से लेके उसे निकाल दिया गया हो, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया हो। ठीक है, या फिर रिट्रेंच कर दिया गया हो। रिट्रेंच करना भी निकालना एक प्रकार होता है। तो वो सब चीजें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आती है। ऐसा नहीं किसी ग्रुप को निकाल दिया गया हो, अगर कोई सिंगल पर्सन भी निकाल दिया गया हो, अगर इंडिविजुअल वर्कर भी निकाल दिया गया हो, तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, इवन अ सिंगल पर्सन विल कम अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, ये इसका सेक्शन है। सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिए हैं, आपको अगर याद करना हो तो याद कर सकते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं वर्कमैन की। वर्कमैन कौन होता है इस एक्ट के अंदर? कोई भी वर्कर जो मैनुअल, स्किल, टेक्निकल टेक्निकल ऑपरेशनल, क्लरिकल या सुपरवाइजरी वर्क कर रहा हो। ठीक है, लेकिन एक लिमिट लगाई गई है 18,000 की। इससे नीचे वो कमाता हो तब उसे हम लोग वर्कमैन कहेंगे। ठीक है, वर्कर जो है कहेंगे। ये लिमिट पहले 15,000 थी पुराने एक्ट में, इसे रिवाइज किया गया और इसे अब 18,000 कर दिया गया है नए कोड के हिसाब से। तो इसे आपको याद रखना है। अब जो भी वर्कमैन है उसमें देखिए कौन नहीं इंक्लूडेड होगा। कोई भी आर्म फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, ये कोई नहीं होगा। या फिर कोई मैनेजरल स्टाफ जो भी 18,000 से ऊपर कमा रहा हो या मैनेजरल स्टाफ का हो, वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा वर्कमैन की। ठीक है, तो कोई भी आर्म फोर्स का, पुलिस का या फिर कोई प्रिजन एम्प्लॉय, ये सब जो है इस वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आते। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, लॉकआउट की डेफिनेशन देख लेते हैं। टेम्परेरी क्लोजिंग और सस्पेंशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयर, मतलब अगर कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री बंद कर दी जाए, ठीक है, या उसे काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, तो उसे लॉकआउट कहते हैं। ले ऑफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। ले ऑफ की डेफिनेशन क्या होता है कि अगर वर्कर काम पे जाए, रिफ्यूजल टू, ठीक है, उसे काम ना दिया जाए। किसकी वजह से ना काम दिया जाए? शॉर्टेज, ब्रेकडाउन, पावर फेलियर या फिर कुछ। ठीक है, मान लीजिए शॉर्टेज हो गया रॉ मटेरियल का, या ब्रेकडाउन हो गया, पावर फेलियर हो गया, इस वजह से उसे काम ना मिल पाए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ठीक है, उसे ले ऑफ कहेंगे। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि वर्कर से कहा जाए कि आप सेकंड शिफ्ट में आइए, है ना। ठीक है, अब मान लीजिए 2 घंटे तक काम नहीं मिला, तो उससे कहा जा सकता है कि आप सेकंड शिफ्ट में आइए। और सेकंड शिफ्ट में भी काम ना मिला,
तो पूरे दिन का उसका ले ऑफ हो जाएगा और उसे ले ऑफ कंपनसेशन पूरे दिन का देना पड़ेगा। ठीक है, तो ले ऑफ में याद रखिए काम ना मिले किस वजह से, शॉर्टेज, ब्रेकडाउन या पावर फेलियर से। और अगर 2 घंटे तक काम ना मिले तो उसे ले ऑफ कंडीशन कहते हैं। अगर सेकंड शिफ्ट में भी काम ना मिले तो पूरे दिन का उसे ले ऑफ माना जाएगा। रिट्रेंचमेंट किसे कहते हैं? किसी भी वर्कर को निकाल दिया जाए अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसे निकाला जा सकता है, लेकिन वो डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा। ठीक, इससे अदर देन, इससे छोड़ के कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ना निकाल दिया हो। और उसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा? वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, इल हेल्थ और फिक्स टर्म एम्प्लॉय। ठीक है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय एक नया टर्म जोड़ा गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी दूसरे एक्ट में। ठीक है, तो ये नया टर्म है। तो लेकिन ये देखिए, इसे एक्सक्लूड करना है, मतलब अगर कोई रिटायरमेंट लेता है या सुपर एनुएशन या फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है या फिर उसकी बीमार होता है या फिर वो फिक्स्ड एम्प्लॉय है, तो भी अगर वो रिटेंशन में नहीं आएगा। मतलब किसी रिटायरमेंट हो गया तो उसका मतलब नहीं कि वो रिटेंच हो गया। ठीक है, तो ये चीजें रिटेंचमेंट में नहीं आती हैं। बाकी कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसे निकाल देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी एक कॉपरेशन हो एम्प्लॉय का, जहां पर गुड एंड सर्विसेज का काम हो रहा हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री लगी हो। ठीक है, इसमें क्या नहीं आएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं आएंगे, एग्रीकल्चर नहीं आएगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स नहीं आएंगे और सॉवरेन इंस्टीट्यूट्स नहीं आएंगे। तो ये एक्सक्लूडेड है इंडस्ट्री की डेफिनेशन से। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट देखेगी किसके अंदर ये इंडस्ट्रीज आएंगी? तो अगर कोई देखिए सेंट्रल का कोई इंडस्ट्री होगी जैसे रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो सेंट्रल सेल हुआ, गेल, जो पीएसयूज हुई, ये सेंट्रल कंट्रोल करती है तो ये सेंट्रल के अंडर आएगी और इसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल होगा। कोई स्टेट की इंडस्ट्री है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट होगा। ठीक है, जो भी कानून या फिर उससे रिलेटेड कोई भी नियम बनाएगा तो वो स्टेट बनाएगा, सेंट्रल में सेंट्रल बनाएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि ले ऑफ कंडीशन, जब भी किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है या फिर किसी वजह से काम नहीं मिल पाता है तो उसमें वर्कर को निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसमें कंपनसेशन मिलता है। कितना मिलता है? 50% ऑफ वेजेस प्लस डीए फॉर अप टू 45 डेज। 45 दिन तक का 50% वेजेस प्लस डीए, उसे कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन ये तब मिले, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर उसमें मिलेगा ही, कब ये नहीं मिलेगा? अगर मान लीजिए उसे कोई अल्टरनेटिव जॉब दी जा रही है, ठीक है, उस जॉब से निकाल दिया गया, ले ऑफ कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव जॉब दी जा रही है और वो बंदा नहीं लेता, वो वर्कर नहीं लेता है, तो उसे ये कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। या फिर ले ऑफ ड्यू टू स्ट्राइक हो, ठीक है, या आपने कोई वर्कर्स ने स्ट्राइक ही कर दी, उसकी वजह से उन्हें ले ऑफ किया जाता है, तब भी ये कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। अब कंडीशन क्या हो गई है कि जो नया कोड आया है उसमें 300 वर्कर की कंडीशन कर दी गई है। पहले क्या होता था कि जब भी आपको ले ऑफ करना है तो आपको गवर्नमेंट को जो है आपको इन्फॉर्म करना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अगर आपके इंडस्ट्री में 300 वर्कर से कम है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप ले ऑफ कर सकते हैं। पहले ये 50 था, ठीक है, कहीं कहीं 50 था, कहीं कहीं 100 था। ठीक है, और ये सीजनल इंडस्ट्रीज पर नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, ये सब ये जो कंडीशन है सीजनल इंडस्ट्रीज पर नहीं अप्लाई होता है। सीजनल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनका काम 2-3 महीने चलता है। ठीक है, सिर्फ 2 ही 3 महीने काम चला फिर बंद हो गया, फिर 2-3 महीने काम चला फिर बंद हो गया, उन इंडस्ट्रीज पे ये सब लागू नहीं होता। आप देख लेते हैं रिट्रेंचमेंट की कंडीशंस क्या होती हैं। रिट्रेंचमेंट में जब किसी भी वर्कर को टर्मिनेट कर दिया जाए तब उसे रिट्रेंचमेंट कहेंगे, और जब रिट्रेंचमेंट होगा तब उसे 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा। 15 का जो है 15 दिन की जो एवरेज
पे पर ईयर के हिसाब से उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये उन्हीं वर्कर्स पे अप्लाई होगा जो 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस में होंगे। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो कंपनसेशन मिलेगा वो उन्हीं को मिलेगा जो 1 साल नौकरी कर चुके होंगे। अब न्यू कोड में क्या हो गया कि परमिशन फॉर 300 वर्कर्स, मतलब अगर 300 वर्कर प्लस हैं, ठीक है, अगर इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री में 300 से ज्यादा वर्कर हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले रिट्रेंचमेंट करने के लिए। ठीक है, और अगर इससे कम है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। रूल लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका ये मतलब होता है कि जब भी जैसे आप कोई वर्कर निकालेंगे या फिर वर्कर हटा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो जो लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा। ठीक है, ये रूल होता है एक, जो लास्ट में आया है वो पहले निकलेगा, मतलब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का रूल जो है अपनाया जाता है इसमें। किन कंडीशनों में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा? अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट 2 साल के अंदर हो जाए, ये कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और कोई वो काम 2 साल के अंदर हो गया, तो वर्कर को, मतलब अब काम तो खत्म ही हो गया, तो वर्कर को कोई काम नहीं, तो वर्कर को कोई कंपनसेशन उस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। या फिर जो कोई माइन से कुछ वो निकल रहा है, मान लीजिए माइन में खुदाई चल रही है, कोल निकल रहा है और माइन ही खत्म हो गई, ठीक है, और उसके बाद उन लोग को माइन खत्म हो गए, उसके बाद उन्हें री एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, लेकिन वो भी ना लें वो, मतलब अगर उस माइन के हटने के बाद भी अगर रिप्लॉयमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाए और वो ना ले तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 1 साल 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, 15 दिन की जो एवरेज पे है पर ईयर के हिसाब से देनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये आंकड़ा याद रखिएगा कि 300 प्लस जब वर्कर होंगे तभी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर इससे कम वर्कर हैं तो आपको निकालने के लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ये नए कोड के हिसाब से। पहले ये 100 वर्कर था। अगर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री क्लोज हो रही है तो 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा क्लोजिंग से पहले। ठीक है, और नोटिस अगर 50 से कम वर्कर है, ठीक है, और या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या फिर 50 से कम वर्कर है तो गवर्नमेंट को नोटिस देने की जरूरत नहीं है क्लोजर के लिए। मतलब कोई इंडस्ट्री अगर क्लोज हो रही है तो गवर्नमेंट को नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर 50 से कम वर्कर है या कंस्ट्रक्शन वर्क है। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो आपको 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम अपनी इंडस्ट्री क्लोज करने जा रहे हैं। और जब भी क्लोज होगा तो उस कंडीशन में भी कंपनसेशन देना पड़ेगा, और वो कंपनसेशन होगा एवरेज पे ऑफ 3 मंथ, 3 माह की सैलरी के एवरेज पे देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग क्लोजर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट नोटिस दे रहा है 60 दिन पहले। किस कंडीशन में नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि 50 वर्कर से कम हो या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी डेथ ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, इन दो कंडीशन में भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया इंडस्ट्री में तो आपको क्लोज करनी पड़ रही है, तो उसमें भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। या फिर एम्प्लॉयर जो आपको काम प्रोवाइड कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो भी नोटिस देने की जरूरत नहीं। कंटिन्यूस सर्विस क्या होती है? ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है कि आपका जो 1 साल में आप कितने दिन काम करेंगे कि उसे आपको कंटिन्यूस सर्विस में गिन लिया जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस सर्विस वो होती है जिसमें आपको, जैसे आप 240 दिन अगर लगातार काम करते हैं 1 साल में, 240 दिन काम करते हैं 1 साल में अंदर, तो कंटिन्यूस सर्विस कही जाएगी। और 190 दिन अगर आप अंडरग्राउंड मतलब माइन के अंदर काम करते हैं तो कंटिन्यूस सर्विस कही जाएगी। यही आप 6 महीने के लिए निकाल सकते हैं, 120 दिन और 95 डे अंडरग्राउंड मतलब माइन के अंदर काम करते हैं तो वो कंटिन्यूस सर्विस कही जाएगी। तो 240 दिन अगर आप 1 साल में काम कर लेते हैं किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में तो उसे कंटिन्यूस सर्विस के अंदर गिना जाएगा। अच्छा, जब 240 दिन में ये सब इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है, मतलब ये नहीं कि इसे सिकनेस लीव, लीव, एक्सीडेंट, स्ट्राइक और लॉकआउट, लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट, ठीक है, इलीगल नहीं, लीगल स्ट्राइक, लीगल स्ट्राइक और लॉकआउट भी काउंटेड रहेगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिकनेस या लीव है, एक्सीडेंट है, लॉकआउट या स्ट्राइक है कोई अगर, तो वो 240 दिन के अंदर काउंट नहीं होगा।
अगर आप सिक लीव लेते हैं तो वो भी 240 दिन के अंदर काउंट रहेगी। ठीक है, लीव और उसमें मैटरनिटी भी काउंट रहेगी। ठीक है, इंक्लूड मैटरनिटी लीव और ले ऑफ पीरियड। ठीक है, ये भी काउंट रहेगा कंटिन्यूस सर्विस में। ठीक है, इसे हटा नहीं सकते। अब चेंज इन कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सेक्शन 9A के अंदर आता है। मान लीजिए कोई आपकी सर्विस में कोई कंडीशन चेंज की जाती है, मतलब कोई कंडीशन है जो सर्विस की, वो अगर चेंज कर जाती है तो उसके लिए 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा वर्कर को, आपको। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉयर को वर्कर को 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम ऐसी कोई सर्विस कंडीशंस में चेंज कर रहे हैं। सर्विस कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लीव हो सकता है, पेमेंट का कुछ हो सकता है, या फिर वर्किंग आवर्स में चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर्विस कंडीशन अगर कोई चेंज होती है तो 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कोई भी सर्विस कंडीशन, मान लीजिए अगर कोई मामला प्रोसीडिंग में है, कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल में है, तो उसके बीच में सर्विस कंडीशन नहीं चेंज की जाएंगी। प्रोडक्टिव वर्कर्स क्या होता है? प्रोडक्टिव वर्कर्स वो होते हैं जो कोई भी एम्प्लॉयर, इंडस्ट्री उन्हें निकाल नहीं सकती। ये जैसे ऑफिस बेरर ऑफ यूनियन होते हैं। ठीक है, और ये कितने हो सकते हैं? 1% ऑफ वर्कफोर्स, जितनी वर्कफोर्स है, जितने भी आप लोग के उन काम करते हैं, उसका 1% होनी चाहिए। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100। ठीक है, इन्हें प्रोडक्टिव वर्कर के अंदर रखा जाता है। ये मेनली ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होते हैं और इन्हें डिसमिस नहीं किया जाता विदाउट परमिशन। ठीक है, इन्हें नहीं निकाला सकता। ठीक है, इन्हें प्रोडक्टिव वर्कर की कंडीशन में रखा जाता है क्योंकि ये यूनियन के मेंबर होते हैं और ये आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग या बहुत सी जो चीजें उनमें वर्कर्स की मदद करते हैं। तो इंडस्ट्री इन्हें जल्दी नहीं निकाल सकती, विदाउट परमिशन नहीं निकाल सकती इन्हें। अब आ जाता है स्ट्राइक और लॉकआउट। मान लीजिए किसी वर्कर्स को, ट्रेड यूनियंस को अगर स्ट्राइक्स करनी है, लॉकआउट करना है किसी बात को अपने मनवाने के लिए, तो उन्हें 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। पहले ये अलग था, ये अभी नए उसमें जो है 60 दिन करा गया है। इससे पहले 42 डेज था, 42 डेज था इससे, और अब नए जो उसमें है 60 डेज पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कोई भी स्ट्राइक करने के लिए। और जब भी एम्प्लॉयर के पास कोई स्ट्राइक का नोटिस आएगा तो उसे 5 दिन के अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा नोटिस आ जाते हैं तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि स्ट्राइक होने वाली है। ठीक है, ये अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटीज इस एक्ट के अंदर आती है। जैसे वर्क कमेटी, कॉन्सुलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। अच्छा, एक बात इसमें याद रखनी है कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडस्ट्रियल एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट 1947। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है नया, उसमें 3 बॉडी, ये 3 बॉडी हटा दी गई है। लेबर कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन को रिमूव कर दिया गया है नए रिलेशन कोड के अंदर। जो 2020 का नया रिलेशन कोड है उसमें ये तीनों हटा दिया गया। तो आपको याद रखना है कि ये तीनों जो चीज है हटा दी गई। ये पुराने कोड में थी लेकिन अब नहीं है। तो अब हमारे पास ये नेशनल ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल ही बचा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कमेटी आती है इसमें, और जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए किसी भी वर्कर को कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो वो इस कमेटी के पास जाएगा अपनी बात लेके, कंप्लेन लेके। और अगर कोई भी इंडस्ट्री जहां 20 से ज्यादा वर्कर है, ये कहाँ बनाई जाएगी? जहां 20 से ज्यादा किसी भी इंडस्ट्री में वर्कर हैं, वहां पर ये कमेटी बनानी मैंडेटरी है। इसे अब बनाना जरूरी है। और इस कमेटी में कितने मेंबर होंगे? इसमें 10 मेंबर होंगे। पहले इसमें 6 मेंबर होते थे। जो पुराना जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट था
उसमें ये सिर्फ इसमें जो है 6 मेंबर होते थे, लेकिन जो नए कोड के हिसाब से इसमें अब 10 मेंबर कर दिए गए हैं और इसे बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। इन 10 मेंबर में 5 वर्कर होंगे और 5 मेंबर एम्प्लॉयर होंगे। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, फीमेल का भी पार्टिसिपेशन इसमें इक्वल तरीके से होगा। इसमें पहले 6 मेंबर हुआ करते, जो इसकी चेयरमैनशिप है, मतलब कौन चेयरमैन बनेगा, वो ईयरली जो है होगी, मतलब 1 साल वर्कर के पास रहेगी, 1 साल वर्कर के पास रहेगी और 1 साल एम्प्लॉयर के पास रहेगी। ठीक है, तो ये ईयरली होगी, मतलब हर साल एक इसकी चेयरमैनशिप बदलेगी और जो भी इसके पास प्रोसीडिंग आएगी, जो भी कंप्लेन आएगी, उसे इसे 45 डेज में करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 30 डेज था, पुराने लॉ में 30 डेज था, लेकिन अब नए लॉ में इसे 45 डेज कर दिया गया है। और उसके आप मान लीजिए प्रोसीडिंग हो गई, उसके 60 दिन बाद आप अपील कर सकते हैं उसकी। ठीक है, मान लीजिए आपको ये इसमें समझ में नहीं आया तो आप आगे भी अपील करना चाहते हो तो 60 दिन के अंदर से आप अपील कर सकते हैं और 45 डेज के अंदर इसे अपनी प्रोसीडिंग को पूरी करना पड़ेगा, जो कि पहले 30 डेज था, अब बढ़ा के 45 डेज कर दिया गया है नए लॉ के अंदर। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाती है वर्क कमेटी। जहां भी 100 से ज्यादा वर्क मेंबर होंगे, 100 से ज्यादा, ठीक है, 100 से ज्यादा वर्कर होंगे, वहां वर्क कमेटी बनेगी। ठीक है, इसमें भी इक्वल एम्प्लॉयर और वर्कर रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब इसमें भी दोनों लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये अच्छा, ये पुरानी पिछली जो कमेटी थी, ग्रीवेंस कमेटी, वो था कि जब वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो तो कंप्लेंट डालनी हो। ये वर्क कमेटी कैसे काम चलेगा, उनके बीच में अच्छा रिलेशन बना रहा है, कोई छोटा मोटा माइनर इशू हो वो वहीं पर वर्क कमेटी के माध्यम से सॉल्व हो जाए, अगर कोई हो जाए। ठीक है, तो दोनों के बीच में गुड रिलेशन और कोई भी छोटा मोटा माइनर डिस्प्यूट हो तो सॉल्व हो जाए, इसलिए वर्क कमेटी बनाई जाएगी, कैसे इंडस्ट्री काम करेगी और रिलेशन अच्छा बना रहे वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में। ये आप 100 याद रखिएगा, पूछा सकते हैं कि 100 से ज्यादा जब वर्कर होंगे तो वर्क कमेटी बनेगी, सेक्शन 3 के अंदर। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है क्या होगा, मान लीजिए कोई कंप्लेन है तो पहले आप चले गए ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी के पास, ठीक है, वर्क कमेटी के पास, फिर कॉन्सिलेशन ऑफिसर, फिर आर्बिट्रेशन, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और फिर नेशनल ट्रिब्यूनल। ये चेन रहेगी आपकी। कोई भी अगर वर्कर प्रॉब्लम हो तो उसी चेन से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन भी था, लेकिन नए कोड में उसे हटा दिया गया है। अच्छा, इस कोड के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर 3 शेड्यूल भी हैं। याद रखना आपको कि पहला शेड्यूल जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर एंड सर्विस मैटर पे है, दूसरा शेड्यूल है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस पे, तीसरा शेड्यूल है नोटिस ऑफ चेंज पे। पहले इसमें 5 शेड्यूल हुआ करते थे, पुराने एक्ट में 5 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन उसमें से 2 शेड्यूल हटा दिए गए और अब सिर्फ 3 शेड्यूल बचे हैं। ठीक है, उसमें 2 और 3 शेड्यूल हटा दिया गया था और ये उस टाइम चौथा शेड्यूल हुआ करता था और ये 5वां शेड्यूल हुआ करता था, तो ये अब ऊपर खसक गए। ये अब दूसरा हो गया, अभी तीसरा हो गया, ये पहले चौथा हुआ करता था, ये 5वां हुआ करता था। ठीक है, और 2 शेड्यूल जो है 2 और 3 पुराने जो लॉ में थे हटा दिए गए, तो अब ये नए लॉ के हिसाब से इसमें 3 शेड्यूल है। चलिए आगे चलते हैं। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस किसे कहेंगे? ठीक है, मान लीजिए रिफ्यूजल टू बार्गेनिंग कलेक्टिवली। ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन को कलेक्टिव बार्गेनिंग से मना कर रहे हैं, वर्कर के साथ अन्याय डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, वर्कर को टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, परमानेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को बढ़ावा देना, ठीक है, या फिर उनके उन्हें फोर्स करना, ये सब जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के पार्ट है। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो इस कोड में ऐड किए गए हैं, पहले नहीं थे।
अगर मान लो 50% वर्कर कैजुअल लीव पर चले जाते हैं तो उसे स्ट्राइक कहा जाएगा, इज इक्वल टू स्ट्राइक। ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल टू स्ट्राइक, ये स्ट्राइक को माना जाएगा। अगर एम्प्लॉयर, मान लीजिए किसी ने, उसने वर्कर्स को हटा दिया और उसे फिर रिहायर करना है वर्कर्स को, तो उसे जो है, जो जिन्हें हटाया है उन्हीं को पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मस्ट रिहायर रिटेंच विद इन 1 ईयर, मतलब अगर 1 साल के अंदर किसी को हटाया गया है तो नए वर्कर्स को लेने से पहले उसे जिसने हटाया था उन्हीं को कांटेक्ट करके उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। जिन नया सेक्शन लागू हुआ है इसमें, जो हमने बताया था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसमें पहले एक मेंबर हुआ करता था, अब इसमें 2 मेंबर हो गए, एक जुडिशियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी इसमें जुड़ गया है, तो इसमें अब इसके 2 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, फाइन क्या है इसमें? अगर इलीगल स्ट्राइक है तो 1 मंथ की जेल और 50 रुपये फाइन। इलीगल लॉकआउट है तो 1 मंथ की जेल, 1000 रुपये फाइन। ठीक है, और 6 मंथ की जेल, 1000 रुपये। इंस्टिगेशन है तो 6 मंथ की जेल और 1000 रुपये फाइन। ब्रीच ऑफ अवार्ड है तो 6 मंथ की जेल और फाइन। ठीक है, और आप जो है इसमें ये सब जो है पेनल्टीज एक्चुअली इंक्रीज भी कर दी गई, ये मैं आपको पुरानी पेनल्टीज बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप नया देखेंगे तो ये इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है लेबर लॉ का अंदर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो हम लोग का फिनिश हो चुका है और ये कंप्लीट हो गया है। और इसमें जितने प्रोविजन पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के लिए उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा लॉ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।